दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। एक अजीब सा ससुराल पार्ट 1। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मेरा नाम रश्मि है। मैं 35 साल की हो चुकी थी। मेरा रंग बहुत सांवला था। मैं इतनी ज़्यादा काली थी कि मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जो भी मुझे देखने के लिए आता मुझे देखते ही रिजेक्ट कर दिया करता था। मेरी इस परेशानी से मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो गए थे। मेरे माता पिता चाहते थे कि वह मेरे लिए कोई कुंवारा लड़का देखे, लेकिन मेरा रंग रूप देखते हुए मेरे लिए 4-5 बच्चों के बाप का ही रिश्ता आता, या फिर किसी तलाकशुदा इंसान का रिश्ता आता, या फिर किसी बूढ़े आदमी का रिश्ता आता था। ऐसे इंसान से मेरे माता पिता मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। उनका कहना था कि बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है, उसके लिए जब अच्छा रिश्ता मुनासिब होगा तब हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन इधर मेरी उम्र निकलती चली जा रही थी और मेरे चेहरे से मेरी उम्र साफ साफ पता चलने लगी थी। अब लोगों ने मेरे माता पिता को यही समझा कि बेटी की शादी जैसे भी हाल में हो रही है कर दो। आपकी बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है। आने वाले टाइम में आपको इस तरह के भी रिश्ते नहीं मिलेंगे। यही सोचते हुए मेरे पेरेंट्स ने एक ऐसे इंसान का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया जिसकी जवान 2 बेटियां और 1 बेटा भी था। तो मेरे पिताजी बहुत ही सीधे आदमी थे। एक आदमी ने उनको मेरे इस रिश्ते के बारे में बताया था और मेरे पेरेंट्स को यही फिक्र लगी रहती कि कहीं आने वाले टाइम में हमारी बेटी के लिए और भी ज़्यादा बुरे बुरे रिश्ते ना आने लगे। जिसने मेरा रिश्ता बताया था वह मेरे पिताजी का कोई जानने वाला था। उसने लड़के की फ़ोटो मेरे पिताजी को दिखाई तो मेरे पिताजी ने देखते ही उस लड़के को पसंद कर लिया था, क्योंकि लड़का देखने में गोरा चिंटा और स्मार्ट था और उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह 3 जवान बच्चों का बाप है। फिलहाल मेरे पिताजी ने हमारी तरफ से तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और मेरा फ़ोटो भी लड़के वालों के घर पर भेज दिया गया था। लड़के वालों ने भी मुझे पसंद कर लिया। इसी तरह से सादगी से मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। लेकिन शादी से 2 दिन पहले मैंने एक बात नोटिस की थी कि मेरे परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान लगे रहते थे और मुझे देखकर बहुत रो रहे थे। उनका कहना था कि अपनी ससुराल जा रही हो तो हमेशा अपने घर की जोड़े रखना और पति के घर में हर हाल में गुजारा करना। मैं अपने घर वालों की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी कि वह क्या कहना चाह रहे थे। जब मैं शादी करके अपनी ससुराल गई तो मैंने अपने पति के बच्चों को देखा। बच्चे सभी जवान थे। मुझे लोगों को देखकर बड़ी हैरानी हुई थी। दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थी और लड़का बड़े अजीब टाइप का था। उसने अपने काम में कुंडल पहनना हुआ था जैसे गुंडे लड़के पहनते हैं। मुझे लगा कि शायद आजकल यह फैशन चल रहा होगा। मेरे पति की माँ भी उसके घर में मौजूद थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो सिर्फ आदमियों के बीच यह बात चली थी। जब मेरे पति की माँ है तो फिर वह मुझे देखने के लिए मेरे घर पर क्यों नहीं आई, और ना ही मेरी सास अपने बेटे की बहू को लेने के लिए उसके मायके गई। मैं अपने पति के साथ मंदिर में सारी रस्में करने के बाद खुद ही मंदिर से सीधा अपने ससुराल के घर में आ गई थी। मेरी सास भी देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह जैसे बहुत खतरनाक औरत है और आने वाले टाइम में यह मेरा जीना दूसरा कर देगी। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। वहाँ पर
मेरा पति आया और मुझसे अच्छे तरीके से बात करने लगा। मुझे अपना पति देखते ही पसंद आ गया था, इसीलिए मैंने दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। यही बात सोची कि मेरा पति तो अच्छी है, इसीलिए मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मैं इस बात से बड़ी हैरान थी कि मेरे पति की उम्र ही लगभग 50 साल होगी, लेकिन उनके सारे जवान बच्चे जिनकी उम्र 25 से 30 साल थी, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ आने के बाद बहुत कंफ्यूज हो रही थी और मेरा दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरा पति मुझसे बातचीत करने के बाद अपने कमरे से चला गया और कमरे के अंदर मेरी सास और मेरे पति की बेटी आ गई। मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरे पति की दोनों बेटियां अभी कुंवारी थी। वह मुझे मम्मी कहकर पुकारने लगी। मुझे बहुत अजीब सा लगा था। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, चलो लड़कियों, तुम कमरे से बाहर निकलो, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। यह औरत तो देखने में बड़ी अजीब सी थी, मोटी सी, भूंडी सी और लाल लाल होंठों वाली। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत को पान खाने का शौक हो। वह मुझसे कहने लगी, बेटी, इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं हो। तुम इन बच्चों को देख रही हो, इनको माँ का साया चाहिए था। इनकी माँ इनको बचपन में छोड़कर चली गई थी। तभी से मेरा बेटा बहुत परेशान रहने लगा था। हम लोगों ने उसे समझा कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी दूसरी शादी करने से तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा हमसफ़र भी मिल जाएगा और इन बच्चों को माँ की ममता भी मिल जाएगी। अब से तुम ही इन बच्चों की माँ हो। उस औरत ने मुझे प्यार किया, ऐसे जैसे मैं उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ। मुझे खुशी हुई थी कि चलो ससुराल में सब लोग अच्छे हैं। और फिर वह मेरे कमरे से चली गई। उन लोगों के जाने के थोड़ी देर के बाद मेरा पति फिर से कमरे में आ गया और वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मेरी बेटी और बेटे का बहुत ख्याल रखना है और साथ साथ मेरी माँ का भी ख्याल रखना है। मैंने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि आपके बच्चे इतने जवान हैं और आप इन बच्चों के पिता नहीं लगते। वह मेरी यह बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम ही नहीं बल्कि यह सवाल काफ़ी सारे लोग मुझसे करते हैं, क्योंकि मैं इतना जवान जो हूँ। मेरे पति बहुत मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर मैं भी खुश हो गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वह शुरू से ही अपना बहुत ख्याल रखते हैं और वह जिम भी करते हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी जिम करने में ही गुजार दी थी, जिसकी वजह से वह इतने जवान नज़र आते हैं। जो लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं वह लोग कभी सारी ज़िंदगी बूढ़े नहीं होते। मैं अपने पति की यह बात सुनकर बहुत इम्प्रेस हो गई थी। तब मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें भी जवान कर दूंगा। वक्त के साथ साथ तुम बूढ़ी होने के बजाय और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जाओगी। मैंने अपने पति से कहा कि मैं कैसे खूबसूरत हो सकती हूँ, कहाँ मैं काली सांवली सी और कहाँ आप गोरे चिट्टे से। मेरे पति ने कहा, ऐसी बातें मत करो, तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। गोरे काले से क्या होता है, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। मैं उनकी इतनी प्यारी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मेरे पति की बेटियां भी बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति सच में बहुत ज़्यादा नौजवान लगते थे, पर बूढ़े इंसान में ना कोई बीमारी तो ज़रूर होती है, कोई ना कोई ऐसी परेशानी होती है कि जिससे उसकी उम्र की पहचान हो जाती है। लेकिन मेरा पति तो बिल्कुल ही जवान दिखता था। वह बहुत एक्टिव था। मेरे पति की यह दूसरी शादी है, तो फिर वह अपनी पहली शादी पर कितना खूबसूरत और कम उम्र का होगा। फिलहाल मैंने इस बात को
इग्नोर कर दिया था और मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देना था। वह एक सपनों भरी रात थी जो मैंने गुजारी थी। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी सास सामने खड़ी हुई थी। उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी और वह मेरे लिए कमरे में नाश्ता लेकर आई थी। मैंने कहा कि आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? फ्रेश होने के बाद मैं खुद आ जाती किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मेरी सास कहने लगी, अरे नहीं नहीं बहू, नहीं नहीं बहू से इतनी जल्दी किचन का काम करवाना अच्छा नहीं लगता। मेरे पति भी सोकर उठ गए थे और हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। मैंने अपने पति से कहा कि आज हमारी शादी का पहला दिन है, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मेरे पति ने कहा, बताओ कहाँ जाओगी? मैंने कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहता हूँ। मेरे पति ने कहा, शायद तुम्हें यह बात पता नहीं है, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने यह बात नहीं बताई कि तुम अपने मायके में किसी से भी नहीं मिल सकती। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे लगा कि वह शायद मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति कहने लगे कि ऐसा ही है, अब तुम्हारी शादी यहाँ हो गई, इसीलिए तुम अपने किसी भी रिश्तेदार या अपने मायके वालों से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखोगी। अब मैं समझ गई थी यही वजह है कि जो मेरे घर के सारे लोग शादी से कुछ दिनों पहले बहुत परेशान नजर आ रहे थे और मुझे देख देख कर बहुत रो रहे थे। मेरी विदाई पर भी मेरा पूरा परिवार बहुत रो रहा था और तभी वह बातों बातों में मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब हमारे तुम्हारे साथ सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। मेरी ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा करने की ये शर्त मेरे माता पिता की थी या फिर मेरे अपने पति की। जब मैंने अपने पति से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने इसी शर्त पर तुमसे शादी की है क्योंकि तुम्हारी कहीं शादी भी नहीं हो रही थी और तुम्हारे घर वालों ने आसानी से खुशी खुशी मेरी ये शर्त एक्सेप्ट भी कर ली थी। वह बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पति के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रहे थे कि रिश्ता तय होने पर हमारी ये शर्त पहले से ही पक्की हो गई थी। मेरे पति फ़ोन पर बहुत बहस कर रहे थे। मैं समझ गई थी कि यह कॉल ज़रूर मेरे घर से ही आई होगी। मैं अपने पति की आगे खड़ी हो गई और कहने लगी कि प्लीज़ एक बार मेरी बात करवा दो। मेरे पति ने मेरी तरफ देखते हुए कॉल पर कहा कि आज के बाद मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल नहीं आनी चाहिए। अगर फ़ोन किया तो आपकी बेटी को तलाक देकर आपके घर वापस भेज दूंगा। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दी। मैंने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मिलने नहीं जा सकती पर एक बार फ़ोन पर बात तो कर सकती थी। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे घर वाले भी तुमसे यही बात कह रहे थे, लेकिन हमारी शर्त यह थी कि शादी के बाद तुम अपने घर वालों से या अपने किसी रिश्तेदार से भी किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। फिर अब तुम्हारे माता पिता इस बात को भूल कैसे गए? उन्हें अब मेरे इनकार करने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो फिर खामोश रहे और तुमसे बात करने की कोई कोशिश ना करे, यही उनके लिए बेहतर होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे पति ने कहा कि इस घर में मेरी माँ है, मेरी बेटियाँ हैं और एक बेटा है। तुम उन सबके साथ रहो और उनका ख्याल रखो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने कहा, जो एक पत्नी का फर्ज होता है मैं वह सब कुछ करके
दिखाऊंगी, लेकिन एक बेटी को अपने माता पिता से अलग ही लगाव होता है। कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। आप प्लीज़ एक बार मेरे माता पिता से मेरे फ़ोन पर बात करवा दो। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी और आज के बाद कभी उनसे बात करने की जिद भी नहीं करूंगी। आपने उनसे इस तरह से बात की, उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा। मेरे पति ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मैं रोती हुई खामोशी से कमरे के अंदर आ गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। पहले ही दिन मेरे साथ ऐसा किया तो आगे मेरे साथ यह लोग क्या करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद मेरा पति कुछ सोचता समझता हुआ कमरे के अंदर आया और मुझे चुप करवाने लगा। कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी बात करवा दूंगा, बल्कि तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। सही समय आने पर, जब सही समय आ जाएगा तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। मैंने अपने पति से कहा कि लेकिन ऐसा कब होगा? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ना कि जब सही समय होगा तो मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। बस तुम मेरे परिवार के सदस्यों का ख्याल रखो। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। मेरे पति यह कहकर घर से चले गए थे और मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई थी, जैसे वह मुझसे कुछ बातें करने के लिए मेरे पास बैठना चाह रही है। मेरे सास ने मुझे बातें करने में बिजी कर लिया। फिर कुछ देर के बाद वह मेरे पति की बड़ी बेटी से कहने लगी, जाओ, तुम्हारी मम्मी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। इसके सर में दर्द हो गया होगा, इसके लिए एक कप चाय बना दो। मेरे पति की बड़ी बेटी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई थी। उसके पीछे दूसरी बेटी भी चली गई थी। मैंने बहुत मना कर भी किया था कि अभी मैंने नाश्ता किया है, अभी मेरा चाय पीने का मूड नहीं, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे लिए चाय बनवा ली और वो चाय का कप मुझे देकर कहने लगी, लो ये चाय पी लो। मैं उनसे बहुत मना कर रही थी क्योंकि मेरा कुछ भी खाने पीने को मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैं बेवजह चाय क्यों पीऊँ? फिर मैंने सोचा कि आज मेरा ससुराल में पहला दिन है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वाले पहले ही दिन मुझसे नाराज़ हो जाए, इसलिए उनकी ज़्यादा जिद करने की खातिर मैंने चाय का कप अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने चाय के कप से अपने होंठ लगाए, मुझे चाय के अंदर से कड़वी कड़वी सी बदबू आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह खराब दूध की बनी हुई चाय हो। मैंने कहा, चाय के अंदर से किसी अजीब सी बदबू आ रही है। तो मेरी सास ने कहने लगी, नहीं बेटी, हम तुम्हें खराब दूध की चाय कैसे पिला सकते हैं। हो सकता है कि शायद फ्रिज में दूध किसी ने खुला हुआ छोड़ दिया हो और दूध के अंदर फ्रिज के किसी खाने पीने की चीज़ की बदबू बैठ गई हो। तभी मेरे पति की छोटी बेटी आ गई और कहने लगी, अगर आप हमसे प्यार करती होती तो आपको इस चाय से बदबू नहीं बल्कि खुशबू आने लगती। हमारे घर की चाय तो सारे मोहल्ले में फेमस है। मोहल्ले का कोई भी हमारे घर में आकर हमारे घर की बनी हुई चाय पीता है तो बहुत तारीफ करता है, और आप कह रही हो कि इस चाय के अंदर से बदबू आ रही है। मैं मजबूरन बहुत चाय पीने लगी थी। चाय पीने में तो अच्छी थी, मगर उसमें से किसी दवाई की बदबू आ रही थी। वह सब लोग मुझे चाय पीता हुआ गौर से देखने लगे, जिससे मैं कोई चाय नहीं बल्कि दवाई पी रही हूँ। चाय का कप पूरा फिनिश करते ही उन सब ने मेरी तरफ इस तरह से देखा जैसे मेरे साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली हो। फिर वह सब मेरे कमरे से चली गई और मेरा सर अचानक भारी भारी सा होने लगा। मैं अपने पति की बड़ी बेटी को आवाज़ लगाने लगी, जिसका नाम संध्या था। मुझे पता था कि
उसने मेरी आवाज़ सुन ली है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी वो मेरे करीब नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा है और बस मैं बेड पर लेट गई। लेटने के बाद मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मेरी आंख तब खुली जब रात के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि कमरे में कोई भी हलचल नहीं थी। कमरे की लाइट भी बंद थी। बिल्कुल अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने बेड से ज़मीन पर कदम रखा, अचानक मुझे कमज़ोर महसूस होने लगी। मुझे चक्कर से आने लगे और मेरे पेट में दर्द महसूस होने लगा। ना जाने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा था। मैंने सोचने की कोशिश की तो मेरा ध्यान गया कि मैंने सुबह के 10 बजे चाय पी थी और उसके बाद ही मैं सो गई थी और अब मेरी आंख खुली थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती थी? इसका मतलब यह था कि मैंने आज अपने ससुराल का पहला दिन सोते सोते ही गुजार दिया था। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो पूरे घर की लाइट बंद थी। मैं टॉर्च की रोशनी से लाइट का बटन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक किसी ने मुझे खींचकर दूसरे कमरे के अंदर धकेल दिया। मुझे बहुत डर लगा, लेकिन जाहिर सी बात है मेरे पति का घर था, मुझे डरना तो नहीं चाहिए था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर जिस इंसान ने मुझे दबोचा हुआ था उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर मैं काफ़ी देर वहीं पर रही। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो मुझे इस तरह से दबोचे हुए है। उसके हाथों के एहसास से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह हाथ मर्द के हैं। मैं पहचान सकती थी कि ये हाथ मेरे पति के नहीं थे। मैंने उस इंसान को जोर से धक्का मार दिया और मैं उस कमरे से बाहर भागते भागते अपने कमरे में पहुंच गई। वो न जाने कौन इंसान था और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, जिसने मुझे कमरे में दबोच लिया था। हे भगवान, यह इस घर में क्या हो रहा है? यह घर मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ा था। यह एक हवेली की तरह बना हुआ था। अभी मैं नई नई थी और अपने कमरे के अलावा मैंने अपने ससुराल के घर को ठीक से देखा भी नहीं था। मुझे तो अब इस घर में डर लगने लगा था। मैं पहचानते हुए अपने कमरे में तो आ गई थी, क्योंकि मुझे अपने कमरे की अच्छी तरह से पहचान हो गई थी और मुझे किचन का रास्ता मालूम था और किचन के बारे में पता था कि कौन सा किचन है। टॉयलेट बाथरूम मेरे कमरे में ही आता था। मैं बैठकर गहरी गहरी सांस ले रही थी, तभी अचानक कमरे के अंदर किसी के आने की आहट हुई। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, कमरे की लाइट फौरन जल गई। मैंने देखा कि मेरा पति सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने कहा, आप कहाँ गए थे? मैं बहुत डर गई थी। मेरे पति कहने लगे, अरे भाई, क्यों डर गई थी? यह मेरा घर है, कोई भूत बंगला तो नहीं है जो तुम डर गई थी। मेरे पति अंदर आते हुए कहने लगे, मैं तो तुमसे कह कर गया था मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, पर जब मैं आया तो तुम सो रही थी। उसके बाद मैं अपनी बेटी और माँ से बातें करने बैठ गया था। मैंने जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने कहा, मुझे किसी ने दबोच लिया था। उस कमरे में कौन था? मेरे पति ने कहा, अरे उस कमरे में मैं ही था। तुम्हें क्या लगा कि किसी और ने आकर तुम्हें दबोच लिया? भले मेरे घर में मेरे अलावा कौन आएगा? यह पूरा घर मेरा है। इस घर में मेरी बेटियां रहती हैं, मेरी माँ रहती है और मेरा बेटा रहता है। मेरा बेटा सारा दिन नौकरी पर रहता है, सिर्फ रात को ही
सोने के लिए घर पर आता है, और वो भी 11 बजे से पहले वह कभी नहीं आता। और अभी तो 10:30 बज रहे हैं, तो फिर मैं ही था जिसने तुम्हें दबोचा था। मैंने कहा, अगर आप थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है ना कि मैं कितना डर गई थी। यह बात सुनकर मेरे पति जोर जोर से हंसने लगे। मैं तुम्हें डरा रहा था? मेरे पति ने इस तरह से बात की जैसे मुझे जिसने दबोच लिया था और जिसने धक्का दिया था वह कोई और नहीं, मेरे पति ही थे। फिलहाल मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया था और मैं बेफिक्र हो गई थी कि चलो, यह मजाक मेरे पति ने ही मेरे साथ किया था। अब जब वह खुद अपनी मजाक को एक्सेप्ट कर रहे थे तो फिर मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। हो सकता है कि मुझसे अपने पति को पहचानने में गलती हो गई हो, क्योंकि अभी मैं उनके साथ एक दिन भी नहीं रही थी। मेरे पति ने आते ही मुझसे कहा कि चलो तुम खाना खा लो, मैं तो खाना खा चुका हूँ। मैंने कहा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन मेरे सर में कुछ दर्द सा हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में बहुत कमजोरी है। मेरे पति ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। चाय पीने से तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने अपने पति से कहा कि नहीं, मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती, मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा। तो मेरे पति कहने लगे, चलो फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ, उससे तुम्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होगी। मैंने अपने पति से इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं पीना चाहती हूँ। पर अजीब बात यह थी कि मेरा पति भी मेरे लिए ज़बरदस्ती कॉफ़ी बनाकर लेकर आया। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं खाना चाहती और ना ही कुछ पीना चाहती हूँ। ना जाने क्यों ससुराल में आने के बाद मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही थी। मेरे पति ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाया हूँ। तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई कॉफ़ी पीनी है पड़ेगी। मुझे अपने पति की यह बात बहुत अजीब लगी थी, लेकिन फिर मैंने कॉफ़ी पी ली और वैसा ही हुआ जैसा मेरे साथ आज सुबह हुआ था। मेरी आंख लग गई और मैं अगले ही दिन सोकर उठी। अब लगता था जैसे यह कोई कॉफ़ी नहीं थी, बल्कि ये कोई ऐसी चीज़ थी जिसे पीकर मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब की बार जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। दोस्तों, कहानी को आगे सुनेंगे पार्ट 2 में। नमस्ते।